गुड मॉर्निंग छात्रों, आरकेपीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। जैसा कि पिछले वीडियोज में हमने आपको हिंदी कहानी का स्वरूप से संबंधित दूसरा क्वेश्चन करवा दिया है, जो आपके स खंड से संबंधित है, और अब हम ले चलते हैं आपको तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बीए फर्स्ट ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य, इसमें आपको ब खंड कंप्लीट करवा दिया गया है और अब जो चल रहा है वो चल रहा है आपका स खंड। स खंड में टिप्पणी परक क्वेश्चन आते हैं साथियों, तो उन टिप्पणी परक क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है कहानी और उपन्यास का अंतर बताते हुए सिद्ध कीजिए कि तात्विक दृष्टि से दोनों पूर्णतः भिन्न विधाएं हैं। विधाएं कौन सी हैं? कहानी और उपन्यास, ये क्या है? विधाएं। तो इन दोनों में अगर आप चाहो तो यूं भी कह सकते हो, कहानी और उपन्यास में अंतर बताइए, तत्वों के आधार पर इसमें क्या भिन्नताएं हैं। तो ऐसे भी आप कह सकते हैं, क्वेश्चन को कई तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कहानी और उपन्यास, ये 2 विधाएं हैं, इनका अंतर बताना है और क्या करना है? सिद्ध करना है क्या? तात्विक दृष्टि से ये दोनों पूर्णतः भिन्न विधाएं हैं, अलग अलग विधाएं हैं दोनों तात्विक दृष्टि से, तत्वों के आधार पर। तो हमें तत्वों की बात देखेंगे आप आंसर में। कथा वस्तु, सबसे पहले कथा वस्तु की बात करते हैं। कथा वस्तु में इनके क्या अंतर पाया जाता है दोनों में, कहानी और उपन्यास में, तो देखेंगे आप आगे कथा वस्तु में और आंसर में ले चलते हैं आपको। तो बच्चों, संरचना की दृष्टि से उपन्यास और कहानी में यह अंतर है कि उपन्यास घटना प्रधान होता है, उपन्यास के अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई घटना होती है, और कहानी व्यंजना प्रधान होती है। तो उपन्यास क्या हो गया? घटना प्रधान, और कहानी हो गई व्यंजना प्रधान। तो आप यहां समझ सकते हैं इसको। अब आप समझ पाएंगे, उपन्यास जो है घटना प्रधान होता है और कहानी व्यंजना प्रधान होती है, ये अंतर है इन दोनों में। और आगे आप देखेंगे, समझ लें इस चीज से, आगे आप देखेंगे कि इन दोनों में कहानी में कथ्य का वर्णन उपन्यास की भांति विस्तृत नहीं होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, कथित नहीं होता है, अपितु व्यंग्य होता है। साथियों, कथा के द्वारा उपन्यास पाठक की जिज्ञासा और उत्सुकता को शांत करता जाता है। जो कथा होती है उपन्यास की, उस कथा में पाठक की जो जिज्ञासा होती है, जानने की जो इच्छा होती है और उत्सुकता होती है, उसको वो कथा के द्वारा क्या करता जाता है? उसको शांत करता जाता है। और न्याय प्रधान होने के नाते अपनी प्रत्येक पंक्ति के द्वारा कहानी पाठक की जिज्ञासा तथा उत्सुकता को जगाती चली जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि जो न्याय प्रधान होने के नाते अपनी प्रत्येक पंक्ति के द्वारा कहानी क्या करती है? पाठक की जिज्ञासा और उत्सुकता को और जगा देती है। वास्तव में इसका कारण उपन्यास कहानी का शिल्पगत भेद ही है। वास्तव में इसका कारण क्या है? उपन्यास कहानी का शिल्पगत भेद ही है। एक कथा प्रधान तथा दूसरी सुझाव प्रधान है। तो आप समझ चुके होंगे
कथा प्रधान कौन है? उपन्यास। और सुझाव प्रदान क्या है? कहानी। साथियों, उपन्यास और कहानी के एक एक तत्व को लेकर इन दोनों में साम्य वैषम्य का निर्धारण करके इस प्रकार अंतर देखा जा सकता है। कैसे? सबसे पहले बात करेंगे हम कथा वस्तु की। कथा वस्तु जो आपका पॉइंट ये रहा, इस कथा वस्तु की बात करते हैं साथियों। इसकी कथा वस्तु किस प्रकार से है देखेंगे आप। बच्चों, कथा वस्तु के अभाव में उपन्यास की रचना संभव नहीं है। यद्यपि पाश्चात्य देशों में ऐसे प्रयोग हुए हैं कि बिना कथा के भी उपन्यास लिखा जा सके, किंतु वे असफल हैं, सफल नहीं हुए हैं। और आज तक विश्व के उपन्यास साहित्य में कथा अपने पूर्व महत्व को ही धारण किए बैठी है। बच्चों, परंतु कहानी बिना घटना के भी लिखी जा सकती है। जैसे कि उपन्यास जो है वो घटना से संबंधित है, उसमें कोई घटना का विवरण होता है, और कहानी जो है वो बिना घटना के भी लिखी जा सकती है। साथियों, उपन्यास में कथा वस्तु के विस्तार का बहुत अवकाश रहता है। उसमें प्रासंगिक कथाएं जोड़ी जा सकती हैं, प्राकृतिक वर्णन किए जा सकते हैं, और धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक समस्याओं के विश्लेषण भी उपन्यास में विस्तार के साथ किए जा सकते हैं। बच्चों, कहानी में इतना स्थान और अवकाश नहीं होता जितना कि उपन्यास में होता है। कहानी के अंदर इतना स्थान और अवकाश नहीं होता है। कहानी की कथा का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य बिना विराम किए, बिना शिथिलता दिखाए अबाध लक्ष्य की ओर दौड़ता है। बच्चों, उपन्यास में एक मुख्य कथा होती है तथा उससे संबद्ध अन्य प्रासंगिक कथाएं भी रहती हैं, किंतु कहानी में क्या होता है? प्रासंगिक कथा नहीं होती है। अब आप समझ रहे होंगे उपन्यास और कहानी का अंतर, कि उपन्यास में प्रासंगिक कथा होती है और कहानी में प्रासंगिक कथा नहीं होती है। क्योंकि यदि कहानी में प्रासंगिक कथा होगी तो वह मुख्य कथा को आक्रांत कर कहानी के उद्देश्यों को ही समाप्त कर देगी। इसलिए बच्चों, ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे आगे कि उपन्यास की कथा के विकास की भांति कहानी में भी कथा का विकास दिखाया जा सकता है ना। जैसे उपन्यास की जो कथा है उसके विकास की भांति ही कहानी में भी कथा का विकास दिखाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे आप, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 प्रारंभ, संघर्ष, दूसरा पॉइंट संघर्ष, तीसरा चरम सीमा और तथा उपसंहार। और उपन्यास के प्रणयन के मूल में मुख्यतः निम्नांकित बातें रहती हैं। बच्चों, जैसे कि घटना, समस्या तथा चरित्र। उपन्यास या तो किसी घटना को लेकर लिखा जाएगा या फिर उसका आधार कोई समस्या होगी या विचित्र व्यक्तित्व के लिए लिखा जाएगा। साथियों, उपर्युक्त तीनों बातें कहानी के मूल में नहीं है। कहानी में ये घटना, समस्या और चरित्र इस तरह से नहीं आता है। तो ये तीनों चीज़ें जो ऊपर लिखी गई हैं, उपर्युक्त तीनों बातें जो हैं वो कहानी के मूल में नहीं है। तो यहाँ बताएं आपको, या तो किसी कथानक को लेकर पात्रों की कल्पना की जाए या किसी समस्या को लेकर पात्र कल्पित किए जाएं या किसी व्यक्ति विशेष की घटना की कल्पना की जाए। पहले प्रकार की कहानी
घटना प्रधान और दूसरे प्रकार की समस्या प्रधान और तीसरे प्रकार की कहानी चरित्र चित्रण प्रधान कही जाएगी। साथियों, कथा वस्तु स्थूल रूप से तो दो प्रकार की हो सकती है, जैसे कि पहला प्रकार है ऐतिहासिक और दूसरा काल्पनिक। दोनों प्रकार की कथा वस्तु का उपन्यास और कहानी में उपयोग समान रूप से किया जा सकता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कहानी और उपन्यास, इनमें किस प्रकार से कौन कौन से अंतर हैं जो आपने अध्ययन कर लिया है। अब आप देखेंगे आगे। साथियों, अब हम बात करेंगे कथोपकथन की। कथोपकथन के आधार पर कहानी और उपन्यास में क्या अंतर बताया गया है, तो देखेंगे आप आगे। बच्चों, कथोपकथन को संवाद भी कहते हैं। तो कहानी और उपन्यास दोनों में जिस तत्व के कारण नाटकीयता का आनंद आने लगता है वह कथोपकथन का ही तत्व है। यूँ कहानी केवल वर्णनात्मक भी हो सकती है, लेकिन जिसमें कथोपकथन ही न हो, किंतु कथोपकथन के अभाव में कहानी का आकर्षण, सौंदर्य, स्वाभाविकता मारी जाती है। साथियों, कथोपकथन के द्वारा अधिक बातें संक्षेप में कही जा सकती हैं। उपन्यास में क्या होता है, उपन्यास में लेखक स्वयं बहुत कुछ विश्लेषण कर सकता है और कह सकता है। चरित्र चित्रण के लिए तो कथोपकथन सबसे अधिक सुंदर साधन है। साथियों, कहानी में यदि कथोपकथन संक्षिप्त, व्यंजनापूर्ण, सार्थक और मार्मिक न होंगे तो लेखक अपनी कहानी में सफल नहीं हो सकता। बच्चों, उपन्यासकार के लिए तो पर्याप्त स्थान रहता है, इसलिए उनके कथोपकथन पात्रों की प्रवृत्ति एवं संख्या के अनुसार काफ़ी विस्तृत भी हो सकते हैं। तो ये बात हुई आपकी कथोपकथन की। अब हम बात करेंगे पात्रों की। पात्र, साथियों, पात्रों के आधार पर कहानी और उपन्यास में क्या अंतर बताया गया है, देखेंगे आप आगे। तो पात्रों के आधार पर यदि आप देखेंगे तो इसमें उपन्यासों में पात्रों की संख्या चाहे जितनी रखी जा सकती है, क्योंकि उसमें सभी के चरित्र पर प्रकाश डालने के लिए पर्याप्त स्थान रहता है। बच्चों, कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, उपन्यास में सीमित नहीं होती है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। कभी कभी तो कहानी में 2 या 3 पात्र ही होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और उपन्यास में मुख्य कथा का एक नायक होता है और प्रासंगिक कथाओं के कई नायक हो सकते हैं। साथियों, कहानी में प्रासंगिक कथा का प्रश्न ही नहीं उठता, कहानी में प्रासंगिक कथा नहीं होती है। और उपन्यास में पात्र स्वतंत्र भी हो सकते हैं, लेकिन कहानी के पात्रों पर कहानीकार का अंकुश रहता है और वे लक्ष्य की ओर सदैव उन्मुख रहते हैं। बच्चों, उपन्यास में किसी भी श्रेणी के पात्र लिए जा सकते हैं। इस तरह से आपने पात्रों की दृष्टि से देखा तो कहानी और उपन्यास में पात्रों को किस तरह से कम और ज़्यादा बताया गया है संख्या के माध्यम से, तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे चरित्र चित्रण की। चौथा पॉइंट है चरित्र चित्रण।
उपन्यास में क्या अंतर बताया गया है? तो चरित्र चित्रण प्रधान उपन्यास भी हो सकते हैं और कहानी भी, ये दोनों ही चरित्र प्रधान हो सकते हैं, चरित्र चित्रण प्रधान हो सकते हैं। किंतु विविध घटनाओं के द्वारा पात्र के चरित्र चित्रण का जितना अवकाश उपन्यास में रहता है उतना कहानी में नहीं रहता। साथियों, पात्रों का चरित्र चित्रण उपन्यास और कहानी दोनों में प्रायः दो रूपों में किया जाता है। कौन कौन से रूप हैं वो? प्रत्यक्ष रूप और परोक्ष रूप। तो साथियों, प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से यहाँ पर दोनों रूपों में कहानी और उपन्यास में चरित्र चित्रण किया जा सकता है। बच्चों, जहाँ कथोपकथन के द्वारा पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डाला जा रहा हो वह चरित्र चित्रण की परोक्ष या अभिनयात्मक प्रणाली है। प्रत्यक्ष का मतलब सामने, परोक्ष का मतलब पीछे। समझ गए होंगे आप? तो बच्चों, और वहाँ जहाँ स्वयं लेखक ही पात्र के चरित्र के विषय में निर्णयात्मक भाषा का प्रयोग कर रहा हो वहाँ प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा चरित्र चित्रण माना जाता है, क्योंकि लेखक स्वयं पात्र के चरित्र के विषय में निर्णायक भाषा सुना रहा है। तो वहाँ पर क्या होगा? कौन सा रूप हो जाएगा? प्रत्यक्ष रूप। तो साथियों, चूंकि कहानी में घटनाओं का अधिक आयोजन नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रायः प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चरित्र चित्रण किया जाता है। तो यहाँ बात हो गई आपकी पात्र और चरित्र चित्रण की। अब बात करेंगे हम देशकाल की। देशकाल की बात करते हैं। देशकाल के आधार पर क्या अंतर आया है इन दोनों में, तो आप देखेंगे आगे। देशकाल के आधार पर कहानी और उपन्यास में क्या अंतर बताया है, देखेंगे आप। तो साथियों, देशकाल से परे न तो उपन्यास हो सकता है और न कहानी। साथियों, साहित्य युग के तटस्थ नहीं रह सकता। साहित्य जो है, साहित्य युग से तटस्थ नहीं रह सकता। साहित्य तो युग की पुकार को और भी स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है। आपने कई साहित्य पढ़े होंगे, इतिहास पढ़े होंगे, तो वहाँ पर जो युग की पुकार यानी समय जो है वो अपने आप ही सामने आ जाता है बच्चों। तो साहित्य तो युग की पुकार को और भी स्पष्ट रूप में व्यक्त करता है। साथियों, इसलिए उपन्यास और कहानी दोनों अपने युग में प्रभावित रहते हैं और उसे अपना आधार बनाते हैं। जिस युग में वो कहानी लिखी गई हो, जिस वातावरण में लिखी गई हो, वो क्लियर हो जाता है कहानी और उपन्यास पढ़ने के बाद में। तो बच्चों, अतीत पर कहानी और उपन्यास दोनों लिखे जा सकते हैं, लेकिन यह बड़ा कठिन काम है। जिस युग को कहानीकार या उपन्यासकार अपने वर्णन का विषय बनाता है उसे गंभीर अध्ययन होना चाहिए। उदाहरण के लिए बंकिम चंद्र के ऐतिहासिक उपन्यास, द्विजेंद्र लाल राय के ऐतिहासिक नाटक और वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास और प्रसाद जी की ऐतिहासिक कहानियाँ ली जाती हैं। ये लेखक प्राचीन वातावरण को अपने साहित्य में यथावत उपस्थित करने में सफल रहे हैं। साथियों, इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है
कि कहानी और उपन्यास में पर्याप्त अंतर है। अपने व्यापक आकार के कारण उपन्यास किसी युग का विस्तृत चित्र उपस्थित कर सकता है, किंतु कहानी झांकी मात्र दिखा सकती है। ये अंतर दोनों में बताया गया है। तो अब हम बात करेंगे उद्देश्य की। बच्चों, उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो कहानी और उपन्यास दोनों में क्या अंतर है, देखेंगे आप आगे। पॉइंट नंबर 6, उद्देश्य। साथियों, उद्देश्य की दृष्टि से आप समझ पाएंगे कि आखिर कहानी और उपन्यास में उद्देश्य की दृष्टि से क्या अंतर आता है। बात करते हैं उद्देश्य की। वास्तव में यह कहानी की सर्वप्रथम विशेषता है जो उसे उपन्यास से भिन्न साहित्यिक कोटि में रख देती है। कहानी किसी समस्या का हल नहीं करती, केवल मार्गदर्शन करती है, केवल उचित दिशा की ओर इंगित करती है। यह वास्तव में सुझाव प्रदान होती है। क्या? कहानी व्यंजना प्रधान भी होती है और सुझाव प्रदान होती है। साथियों, श्री जैनेन्द्र कुमार जैन के विचार से यह विषय इस विषय में उद्धरणीय है। क्या? हमारे अपने सवाल होते हैं और हम भी उनका उत्तर, उनका समाधान खोजने का सतत प्रयत्न करते हैं, लेकिन कहानी एक खोज के प्रयत्न का उदाहरण है। उदाहरणों और मिसालों की खोज होती रहती है। वह एक उत्तर ही नहीं देती, अपितु कहती है कि उत्तर शायद इस दिशा में मिले। क्या कहती है कहानी? कि उत्तर तो नहीं देती वो, लेकिन वो कह देती है, आपको संकेतित कर देती है कि उत्तर शायद इस दिशा में मिले। यह सूचक होती है, कुछ सुझाव देती है। लेकिन उपन्यास का आकार बहुत बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। उपन्यासकार अपने उपन्यास में एक साथ कई उद्देश्यों को स्थान दे सकता है और उन्हें अंत में स्पष्टतया सूचित भी कर देता है। कहानी में लेखक का एक निश्चित उद्देश्य होता है। साथियों, निष्कर्ष यही निकला कि उपन्यास कथा प्रधान और कहानी उद्देश्य प्रधान होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कहानी उद्देश्य प्रधान होती है और उपन्यास कथा प्रधान। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7, शैली की। शैली में देखेंगे आप, शैली के आधार पर कहानी और उपन्यास में क्या अंतर बताया गया है, समझेंगे आप शैली के आधार पर। तो बच्चों, जब कहानी और उपन्यास के वर्ण्य विषय एक हो जाते हैं तो उन विषयों की अभिव्यक्ति प्रणालियों में भी दोनों में समानता स्वाभाविक है। साथियों, वर्ण्य विषय को सामान्यतया वर्णन करने के लिए लेखक अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शैली का अनुसरण कर सकता है, किसी भी शैली को अपना सकता है। बच्चों, शैली का निर्धारण विषय के अनुसार तथा लेखक की रुचि के अनुसार होता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि उपन्यास और कहानी में साम्य होते हुए भी तात्विक दृष्टि से इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। साथियों, ये दोनों गद्य की पूर्णतः भिन्न विधाएं हैं। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये दोनों ही गद्य की पूर्णतः भिन्न विधाएं हैं, अलग अलग हैं, इनमें कोई समानता नहीं देखी गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है
और अब हम चलेंगे आगे, देखेंगे आप आगे।